अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। ईरान अमेरिका बातचीत की डेवलपिंग स्टोरी में एक बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई है। कल शाम तक ये खबरें आना शुरू हो गई थी इस बातचीत से मुतल्लिक कि इसराइल की लबनान में बढ़ती हुई जारहाना कार्रवाइयों की वजह से ईरान ये जो बातचीत है इससे पीछे हट रहा है और तमाम यूएस के साथ जो बातचीत के दरवाजे हैं वो बंद कर रहा है। इसके कुछ देर बाद हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल के ऊपर यानी सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम जारी करते हैं और बताते हैं कि उनकी इसराइली वज़ीर आज़म से बात हुई है, हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदे से बात हुई है। इसराइली वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि अब कोई भी लबनान के अंदर शूटिंग नहीं होगी, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हिज़्बुल्लाह ने भी उनको बताया कि जी शूटिंग बंद, अब लबनान के अंदर कुछ नहीं होगा, मामला ख़त्म। लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक्सियोस अमरीकी जरीदा ये दावा करता है कि वो जो फ़ोन कॉल गई है अमरीकी सदर की तरफ से इसराइली वज़ीर आज़म को, उसके अंदर ट्रंप ने झाड़ पिला दी, बाकायदा झाड़ पिला दी बेंजामिन नेतन्याहू को। और आपको बताती हूँ कोट अनकोट उन्होंने क्या कहा। कहते हैं कि जी ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और लेबनान के मामले पे कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और ये जो सारी सिचुएशन है इसकी वजह से हर कोई तुमसे नफ़रत करता है, हर कोई इसराइल से नफ़रत करता है। ये बड़े शदीद अल्फाज जो कि दावा किया जा रहा है अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को कहे हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये ज़िक्र तो किया अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में भी कि उनकी बात हुई है और उन्होंने बता दिया है कि अब कोई शूटिंग नहीं होगी लबनान के अंदर। सवाल ये बनता है कि जो दावा किया जा रहा है या जिस तरह से बातचीत हुई है और कहा है कि अब इसराइल कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा लबनान के अंदर, तो अगर ट्रंप वाकई नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल सकते हैं या स्वय रखते हैं तो ये दबाव मौसर साबित हो सकता है। और बहुत सारे सवाल हैं इस इन्फ्लुएंस से मुतल्लिक जो पूछते हैं हमने तज्जियाकारों से जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। इशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। सर, ये जो बात कही जा रही है और दावा किया जा रहा है, जिसको हमने देखा भी कि अमरीकी सदर ने कहा कि उनकी बात हुई है और उन्होंने कह दिया है कि अब नहीं होगा लबनान के अंदर कोई जारहाना कार्रवाई इसराइल की तरफ से। सर, क्या ख्याल है आपका, कितना स्वय रखते हैं अमरीकी सदर? क्या वो नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकते हैं? और क्या इस मामले के ऊपर बातचीत में रुकावट आना सदर ट्रंप के लिए बहुत शदीद अहमियत रखता है, जिसका ये हम रेप्रिकॉशन देख रहे हैं या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि माजी में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं कि जब जंग बंदी हो गई तो उसमें ये भी था, लबनान भी शामिल था, बाकी जगह भी शामिल थी, लेकिन अगले दिन इज़राइल ने लबनान पे बमबारी शुरू कर दी और उसने कहा कि मैं ये उसमें शामिल नहीं है, अपनी उसकी तशरीह कर दी। और इसी तरह ये जो बातचीत कल उन दोनों की हुई है और जिसमें मुबैना तौर पर ट्रंप ने उनको बड़ी सुनाई भी है, तो उसके बाद जो उसका ट्वीट आया है ख़ुद नेतन्याहू का, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हिज़्बुल्लाह हमला करेगी तो मैं जवाब दूंगा बेरूत में, और यानी साबका पॉलिसी उनकी बरकरार रहेगी। या इस दौरान वो अगर जंगबंदी करते भी हैं तो सवाल ये है कि जो इलाके उन्होंने कब्ज़ा किए हैं वो इलाके तो पहले खाली कर देना। ये इज़राइल का बहुत पुराना तरीका है कि वो जाके एक मुल्क के इलाकों को कब्ज़ा कर लेता है और फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा अब जंगबंदी और स्टेटस क्वो। तो अब जनूबी लबनान के जितने इलाके नेतन्याहू ने कब्ज़ा किए हैं तो वो तो पहले वापस कर दें। लोगों को घरों से निकाला गया है, लोगों के घर इन्होंने कब्ज़ा किए हैं, तो लेकिन वो किए बग़ैर उसने सिर्फ ये कह दिया कि अगर उनकी तरफ से कोई हमला नहीं होता वो हमला नहीं करेंगे, अपने घरों को वापस लेने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने इलाकों में वापस जाने के लिए ज़ाहिरी बात है कि उनका हक़ है कि वो अपने इलाकों को वापस ले लें। तो अगर इज़राइल ये कहता कि मैं उन इलाकों को छोड़ दूँगा और ख़ाली कर दूँगा वापस,
اور اس کے بعد جنگ بندی ہوگی تو پھر ہم مانتے کہ ہاں جی نیتنیاہو وہ ٹرمپ کی بات کو مان رہے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف نیتنیاہو اور ٹرمپ کی بات چیت کا معاملہ نہیں ہوتا. ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران سے واپس آئے اور اس وقت پھر جس ڈاکومنٹ کا تبادلہ کیا گیا تو اس کے بارے میں خود امریکی میڈیا نے یہ خبریں دینے شروع کر دی کہ ڈیل ہونے والی ہے. لیکن امریکہ کے اندر ان لوگوں کی جو لابی ہے، جو صہیونی لابی ہے، وہ انہوں نے بھی آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور لنزے گرام اور پمپیو جیسے لوگوں نے انہوں نے بھی آسمان سر پہ اٹھا لیا. اور نہ صرف یہ کہ ٹرمپ کو واپسی پہ مجبور کیا، اس نے اس پہ دستخط نہیں کیے، بلکہ الٹا اگلے دن ایک روز پہلے لنزی گرام نے اپنی ٹویٹ میں وہ تجویز دی تھی، اور دوسرے دن ٹرمپ نے نہ اس کا کوئی سر تھا نہ پیر تھا، نہ اس سے کوئی ریلیونس تھا جو ایران کے ساتھ قضیے کے ساتھ، اور ٹرمپ نے ان لوگوں کے کہنے پہ وہی ٹویٹ کر لی کہ جی ان کو ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونا چاہیے، اور سب کے وہ نام دے دیے. تو میرے خیال میں یہ صرف ہمیں اس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تلخی ہو گئی، انہوں نے سنا دی. وہاں وہ ٹرمپ کا حق ہے، کیونکہ اسی نیتنیاہو نے اور اس کی لابی نے ٹرمپ کو ایران جنگ میں گھسیٹا، اور اس کی وجہ سے امریکہ اس وقت صرف خود آزمائش سے دوچار نہیں ہے، بلکہ امریکہ نے پورے خطے کو بھی آزمائش سے دوچار کر دیا ہے، یورپ کو بھی آزمائش سے دوچار کر دیا ہے. اور اب ان کو نہ جنگ وہ کر سکتے ہیں دوبارہ، اور کیونکہ ان صورت میں بھی یقینی نہیں ہے کہ جنگ سے ان کو مطلوبہ نتائج ملے، اور نہ وہ امن کی طرف جا سکتے ہیں، اور درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ پسایا اسی نیتنیاہو نے ہے. اگر ٹرمپ نے واقعی یہ احساس کیا ہوتا کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے اور اس کے پاگل پن کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے، تو پہلے تو اس کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا. پھر درمیان میں یہ جو اتنے مرحلے آئے تو ان کو نیتنیاہو کی بات کو نہیں سننا چاہیے تھا. لیکن میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ ابھی لیکن کہا جاتا ہے نا صبح کا بھولا اگر شام کو، تو کہیں وہ شام کے بھولے ہوئے تو نہیں ہے ٹرمپ صاحب، یہ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، محمل کی طرف جاتے ہیں. محمل آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ صبح کا بھولا ہے جو ہر روز شام کو وہی غلطی کرتا ہے، پھر شام کو واپس جانے میں دیر نہیں لگاتا. وہ اگر گھر واپس آ بھی جائے نا تو گھر سے پھر نکلنے میں بھی منٹ نہیں لگاتا. ویسے جس طرح سے ٹرمپ صاحب چل رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی، صبح اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کہاں ہوں، یہ والا حساب ہے. گھر تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کون سا ہے. نہیں چل رہی ہے محمد ویسے آپ کی کیا رائے ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے یہ بیان ٹرمپ کا سوشل میڈیا کے اوپر جو آیا کہ میں نے بول دیا اسرائیل کو، پھر آبویسلی اس کی ایک بیک سٹوری جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا معنی رکھتا ہے یہ اس سچویشن کے لیے؟ اچھا لینا، پہلی چیز تو یہ کہ جو اسرائیلی جرنلسٹ ہیں احمد سیگل، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایک ورژن دیا ہے، اور انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ایکسیوس کی یہ انیکوریٹ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے نہ تو کوئی پرسنل ریمارکس دیے جیل سے ریلیٹڈ جو کہ اس کے اندر رپورٹ ہوئے، اور نہ یہ کہا کہ نیتن یاہو کو جو ہے کوئی گلوبلی جو ہے نفرت کی جاتی ہے اسرائیل اور نیتن یاہو سے. ان کے مطابق ایک ٹینس فون کال ضرور تھی، اور اس کی وجہ جو تھی وہ یہ کہ ٹرمپ کو لگا کہ نیتن یاہو جو اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ کوئی سیز فائر نہیں ہوگا اور جنگ فل انٹینسٹی سے جو ہے وہ چلے گی، جبکہ نیتن یاہو کو یہ لگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پوسٹ میں ٹوٹل سیز فائر کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا، ویسے اسرائیل کو یعنی کہ ڈیفینڈ کرنا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جو بھی کرتا ہے اس سے ضرور لوگوں کو نفرت ہوتی ہے. لیکن اینڈ پہ یہی کہا کہ بیروت کی جو اسٹرائکس ہیں ان کو آپ ہولڈ آف کر لیں جب تک کہ اسرائیل کے بارڈرز میں اٹیک نہ ہو. اچھا اب جو الینا جو یہ راک راوید کے بارے میں جو یہ سٹوری جو انہوں نے کی ہے، جو ایکزیوس کی سٹوری ہے، اس کے اوپر یہ کہ وہ تو
अक्सर ऐसी स्टोरीज करते हैं। ये क्यों खाली उन्होंने ट्रंप के और नेतन्याहू के बारे में नहीं की, उन्होंने ऐसी स्टोरीज जो है वो बाइडन के टाइम में भी की हुई थी कि बेसिकली कि वो बाइडन ने अल्टीमेटम दे दिया नेतन्याहू को और बाइडन इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस ऑन गजा और वो कहते हैं चेंज द गजा पॉलिसी वरना मैं ये कर दूंगा, और उसका मकसद है। अब जो बराक रावीद हैं, ये भी आपको समझना होगा, ये एक इजरायली जर्नलिस्ट है जो वाशिंगटन में है और इनको कहा जाता है कि ज़ायनिस्ट के मीडिया के अंदर जो है ये उनके स्पोक्स पर्सन या उनके माउथ पीस है, यानी कि उनकी ये स्टोरीज जो है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाते हैं। इस स्टोरी का मकसद अलीना जो वहां पर इसके ऊपर जो है बात भी हो रही है कि ये क्यों आई इस तरह की स्टोरीज जो कि जी बड़ी सख्त है और इतना सख्त स्टांस लिया और ट्रंप ने बुरा भला कहा नेतन्याहू को। बेसिकली ट्रंप की जो बेस है, जो मागा बेस है, वो ये कहते हैं कि आपने इजराइल फर्स्ट कर दिया है, आप तो मेक अमेरिका ग्रेट करने आए थे अगेन, आप तो जंगे रोकने के लिए आए थे, तो आपने इजराइल फर्स्ट किया, अमेरिका फर्स्ट नहीं करे। ये वाली स्टोरी उनकी वोटर बेस को जो है वो खुश करेगी कि ओ वो नेतन्याहू और इजराइल के जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जो कि वहां पर सवाल हो रहे हैं। अच्छा, नेतन्याहू अपनी बेस को ये कहेंगे कि अभी जो फिलहाल हमने स्ट्राइक्स रोकी हैं बेरूत में, वो हमने ईरान की वजह से तो नहीं रोकी या ईरान के प्रेशर की वजह से तो नहीं रोकी, वो तो मेरा दोस्त ट्रंप जिसने मेरे लिए ईरान की जंग भी की, जो मेरा इतना साथ भी दे रहा है, मैं तो उसके लिए कर रहा हूं। लेकिन अलीना आप मुझे बताएं कि बैरूत की स्ट्राइक, अभी जैसा साफी साहब भी बात करते हैं, ग्राउंड ट्रूप्स तो लेबनान में हैं इजराइल के, क्या वो रुका? ईरान की जो कंडीशन है, जो कंप्लीट सीज फायर है, वो है कि ये कोई भी उनकी प्रेजेंस भी नहीं उधर होगी, यानी लेबनान के अंदर इजराइल का अटैक्स बिल्कुल फौरी रुकेंगे और नहीं होंगे। वो डील ही उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है कि ये इस तरह की स्टोरीज आ जाती हैं जो थोड़ा सा मार्केट्स को भी वो काम कर देती हैं और दूसरी तरफ हर यानी दोनों की सपोर्ट बेस को भी खुश कर देती हैं। और ये आप देखें कि ये जर्नलिस्ट कौन कर रहे हैं, एक्सियोस की आप वैसे ही मुसलसल स्टोरीज उठाकर, खासतौर पर बराक रावीद की अगर आप स्टोरीज उठा के देखें तो आपको नजर आ जाता है। असल बात यह है लीना कि अगर वाकई ट्रंप ने रोकना होता या अमेरिका ने इजराइल को रोकना होता, तो जब इस्लामाबाद टॉक से पहले एक चीज तय हुई थी कि ये लेबनान का सीज फायर होगा, जिसपे बाद में अमेरिका ने यू टर्न ले लिया क्योंकि नेतन्याहू नहीं मान रहा था, तो फिर वो रोक सकते हैं। इतनी स्वे और इतनी पावर अमेरिका के पास है कि वो रोक सकते हैं इजराइल को। फंडिंग भी वो करते हैं, बाकी सपोर्ट भी वो देते हैं, तो जंग भी उन्होंने इजराइल के साथ शुरू की थी। कैसे हो सकता है कि अमेरिका इजराइल को रोक नहीं सकता? लेकिन अमेरिका रोकना नहीं चाहता क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल भी उनका एक तरह से आप कह लें कि उनका वेपन भी है, उनका एलाई भी, उन्हीं का जो है वो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हम बात कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले ये दावा भी किया गया बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से कि इसराइल ने लेबनान के अंदर मजीद हमले किए हैं। जी बिल्कुल, ये ट्रंप के ट्वीट और बात के बाद बस स्टोरीज ऐसे ही हैं। आप इनको फेस वैल्यू इनका मकसद, हाँ, या ये समझ ले कि ये उनका मकसद बेसिकली एजेंडा है और वो नेतन्याहू और ट्रंप के दोनों के एजेंडास को सूट करती है स्टोरी। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी इसके ऊपर क्या रीडिंग है? अलीना, मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप के ऊपर जो है दो शख्सियात का काफी असर रसूख है। एक जानिब नेतन्याहू साहब हैं जिन्होंने जिस तरह भी कहा गया कि उनको इस जंग में धकेला भी है, और सदर ट्रंप की अगर कोई कोशिश है भी इस जंग को रोकने की तो उसको वो मुसलसल कामयाबी से नाकाम बना रहे। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं जो जंग रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और सदर ट्रंप के ऊपर भी किसी हद तक असर रसूख रखते हैं। लेकिन जितनी कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं इस जंग को रोकने की, जो कि मतलब डील और नो डील, लेकिन बहरहाल 8 अप्रैल से अभी तक कोई बड़ी कशीदगी नहीं हुई है और एक जंगबंदी किसी न किसी शक्ल में अभी भी मौजूद है, तो वो पाकिस्तान ही की वजह से है। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि चूंकि इस जंग का मकसद ही इसराइल की जो इस खित्ते में बालादस्ती है और उसकी दीगर ममालिक जो हमसाया है उनकी अराजी पे कब्जा, नस्ल कुशी है, उसकी एक कंटिन्यूएशन है। लेकिन मैं क्विकली एक छोटा सा कमेंट ये करना चाहता हूँ कि पता नहीं हम ये आज की खबर में बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी आप 1948 का इसराइल का नक्शा जो है गूगल करें और अभी आप दूसरा गूगल करें कि 2026 में इसराइल का क्या नक्शा है।
تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ 1948 کی جنگ ہو، 56 کی ہو، 67 کی ہو، 73 کی ہو، 82 کی ہو، 2006 کی ہو یا موجودہ ہو، ہر جنگ اور کشیدگی کو اسرائیل نے استعمال کیا ہے اپنے ہمسایہ ممالک کی اراضی پہ قبضہ کرنے، وہاں پہ لوگوں کو بے دخل کرنے، ان کی نسل کشی کرنے اور نئی آباد کاری کرنے۔ اور جس طرح بھی محمل نے بالکل صحیح کہا کہ اسرائیل نے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، یو ایس کانگریس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جتنی دفاعی اور معاشی امداد اسرائیل کو ملی ہے اتنی تو کسی اور الائی کو امریکہ نے دنیا میں نہیں دی ہے دوسری جنگ عظیم سے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس نہیں ہے، اس کا مقصد ایران اور حزب اللہ کو یہ سینس دینا ہے کہ دیکھیں جی میں نتن یاہو پہ بھی بڑا دباؤ ڈال رہا ہوں، تو آپ بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائیں جنگ بندی کی وجہ سے، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں ایران نے جو ہے لبنان کی جو سچویشن ہے اور مسلسل جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو مین مدعا بنایا ہے ایک ڈیل کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ کے طور پہ۔ اس لیے یہ اس کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ ایک میڈیا میں اس طرح کا ایک پرسیپشن دیا جائے کہ جناب میں بڑے غصے میں ہوں اور میں دباؤ ڈال رہا ہوں نتن یاہو پہ، تاکہ تھوڑا سا ایک بیلنسنگ ایکٹ نظر آئے، صرف یہ نہ نظر آئے جو کہ حقیقت میں ہے کہ جناب میں تو مکمل طور پہ کیل کانٹے سے اسرائیل کو لیس کرتا بھی رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی تاریخی حقیقت، علینا آخری بات، اگر آپ جب سے اقوام متحدہ قائم کی ہے امریکہ نے، ٹھیک ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو پرماننٹ جو سیٹ ہے امریکہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں، اس میں ویٹو کا حق امریکہ نے سب سے زیادہ اسرائیل کے دفاع میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو اس طرح کی میرے خیال میں آپٹکس سے بالا تر بھی ہیں اور زیادہ اچھا، لیکن اس کے برعکس ایک سچویشن یہ بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ماضی کے برعکس جس طرح کی ریزنٹمنٹ ہے اسرائیلی کارروائیوں سے متعلق، اس کے ایکسپینشنسٹ ایجنڈا سے متعلق، چاہے وہ غزہ کے اندر ہو، چاہے وہ اب ایران کے اندر ہو، اور پھر امریکہ کی اس کی حمایت، پشت پناہی، اور امریکہ جو خود سے کر رہا ہے، جیسے وینزویلا سے بھی اور باقی کیوبا سے متعلق جو بیان دیا، اس سے امریکی بھی زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرنا یا آج یہ توقع رکھنا کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ کو بھی ان کے جو ارد گرد ایڈوائزرز ہیں، لوگ ہیں، وہ یہ سینس دے رہے ہوں گے کہ کہیں تو رکنا ہوگا یا تھوڑا سا اس کو سٹاپ لگانا ہوگا، خاص کر جب وہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہے ہیں ایران کی جنگ سے نکلنے کے لیے؟ بٹی صاحب، کیا یہ جائز ہوگا ایکسپیکٹ کرنا یا نہیں؟ میڈم شیخ، یقین کریں اگر دوبارہ کبھی پڑھنے کا موقع ملا تو ٹرمپ پر پی ایچ ڈی کروں گا۔ جتنا بول چکا ہوں یقین کریں کوئی کسی سبجیکٹ پہ نہیں بولا۔ ہاں، ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف بھٹوس کے علاوہ ٹرمپ ہیں جو میرے تیسرے فیورٹ ہیں، اور اب میرے نواز شریف صاحب کے بعد میرے محبوب قائد ٹرمپ ہیں۔ اور بتا چکا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جب تک ہیں ہمارے دماغوں کی دہی بنی رہے گی، اور وہ پتہ نہیں وہ ہمارے تجزیے سن کر وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں، آ جاؤ اس طرف، اور پھر ہم اس طرف پہنچتے ہیں تو وہ ادھر سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، اور ہم پتہ نہیں مسلسل ٹرمپ پر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا نکالنا ہے اس میں سے۔ اگلے جنم میں اگر میرا بس چلے گا تو میں کہوں گا کہ اتنی بڑی ثالثی میں میرا خیال ہے پڑھنے سے پہلے اپنا ملک بھی دیکھ لیں، لیکن بڑا اچھا کام ہے۔ بہرحال سر، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کا احترام، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بھی بڑا ہم متاثر ہو رہے ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو میڈم شیخ یوگنڈا اور صومالیہ کا کوئی اگر کانفلکٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی متاثر ہوں گے۔ نہیں، آپ یہ بات نہیں کریں۔ جی میں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا بات، آپ کی رائے ہے، آپ اپنی رائے رکھیں۔ ہمارا تو ملکی مسائل وہ ہیں کہ ہم تو پورے دنیا کا کہیں بھی ہوں تو ہم نے متاثر ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تو جو اپنے حال ہے وہ تو ہے، لیکن بہرحال بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے ہماری کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ سوال آپ کا بڑا ایک بار پھر پرمغز ہے کہ اگر ٹرمپ واقعی نیتن یاہو پر دباؤ ڈال سکتا ہے تو کیا یہ دباؤ مؤثر ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت آپ دنیا کی پوری دیکھیں، جو ایک پوری شطرنج کی ایک لگی ہوئی ہے، بازیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کوئی جو ایک ڈائریکٹ ہے، ایک پیچھے ہے۔ ایک طرف نیتن یاہو صاحب ہیں، بین الاقوامی عدالت انصاف کے مجرم، ایک انتہا پسند، نسل کشی کرنے والے، کرپشن مقدمات اور اپنی گرتی سیاسی ساکھ کو بلا جواز قتل و غارت میں چھپانے کی کوشش کرنے والا،
اور 90 کی دہائی سے جھوٹ بولنے والا، ہر امریکی صدر کو قائل کرنے والا کہ آؤ ایران پر حملہ کر دو، وہ ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، بس 1 مہینے بعد اس نے ایٹمی قوت بن جانا ہے، بس 2 مہینے بعد اس نے ایٹم بم بنا لینا ہے، بس ہمارے وجود کو خطرہ ہو جائے گا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ 25 دیہاتوں پر قبضہ ہے لبنان میں اسرائیل کا، ایک شہر پر وہ بلڈوزر چلا چکا ہے، مسلمان عیسائی گھروں میں $3,000 ماہانہ دے کر رہنے پر مجبور ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ توڑا جا چکا ہے، تاریخی قلعے میں اسرائیلی فوجی گھس چکے ہیں۔ اب ایک طرف یہ نیتنیاہو ہے، دوسری طرف 200 امریکی ماہرین کے مطابق بیمار صدر ٹرمپ، 27 دماغی اعصابی ڈاکٹروں کے مطابق ذہنی طور پر بیمار امریکی صدر ٹرمپ، اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق روزانہ 12 سے 14 جھوٹ بولنے والے صدر ٹرمپ۔ تیسری طرف صہیونی لابی ہے جو گریٹر اسرائیل کی اور ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے، اور چوتھی طرف یہ روس، چین اور امریکہ کی ایک انڈائریکٹ لڑائی ہے، اور امریکہ سپر پاور رہنے کی جنگ لڑ رہا ہے، روس نہیں چاہتا، وہ ہر موقع پہ یہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ یہ سپر پاور نہ رہے، چین آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے سپر پاور بننے کی طرف، یوکرائن، ایران اور وینزویلا کے بعد اب کیوبا بھی ابھی ان قریب ہمارا اس پہ ایک سوال آئے گا کیوبا پہ، کیونکہ کیوبا کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ ایک نقشہ کھینچ چکے ہیں۔ تو پانچویں طرف بے بس مسلم دنیا ہے، اپنے مفادات میں جکڑا یورپ ہے، اور 2 جملے میڈم شیخ، 2 جملے، اور اپنے وجود کی جنگ لڑتے اقوام متحدہ سمیت عالمی ادارے ہیں۔ یہ جو صدر ٹرمپ نیتنیاہو پر دباؤ ڈال رہے ہیں، یا صدر ٹرمپ جو معاہدہ کرنے کے جلدی میں ہیں، اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی، احساس ہو گیا ایران پر حملہ غلطی تھا، دوسری، معلوم پڑ گیا ایران میں اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے، تیسری، مڈ ٹرم الیکشن اپنی عوام خلاف ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ٹیکسوں کی بھرمار، سخت قوانین ٹرمپ کے، وہ واقعی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا نکل پائیں گے۔ پہلی وجہ، جو معاہدہ ٹرمپ چاہ رہے ہیں انہیں وہ ملے گا نہیں، جو معاہدہ ایران چاہ رہا ہے وہ نیتنیاہو اور صہیونی لابی ہونے نہیں دے گا، لہٰذا اب ٹرمپ جتنا بھی نیتنیاہو صاحب کو برا بھلا کہہ لیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بھی اب کوئی صورتحال نہیں کہ اس سے نکل پائیں گے، کیونکہ اسرائیل، ٹرمپ صاحب تو ایک صدر ہیں، اسرائیل تو پہلے دن سے امریکہ کا چہتا بچہ ہے، تو اب نہ نیتنیاہو پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ نیتنیاہو رک سکے گا، اور نہ اس سے جب تک صدر ٹرمپ صدر ہیں یہ مسئلے حل ہو پائیں گے۔ اچھا صافی صاحب، محمد علی صاحب، آپ لوگوں سے یہی سوال کہ آپ لوگ سب ماضی کے حوالے دے رہے ہیں، لیکن آج 2025-26 میں ہم نے حالات بدلتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، غزہ کا معاملہ ہو، اس کے اوپر جس طرح سے امریکہ کے اندر سے، دنیا سے آوازیں اٹھی اسرائیل کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف، پھر ایران جنگ اس کا ثبوت ہے، کتنی ریزیلینس برداشت کرنی پڑ رہی ہے امریکہ کو۔ کیا یہ بالکل غیر حقیقی توقع ہے کہ کہیں نہ کہیں صدر ٹرمپ اور امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کرنا پڑے گا، یا کہیں نہ کہیں تھوڑا ہاتھ کھینچنا پڑے گا؟ جو بھی جواب دینا چاہے۔ اچھا رینا، اس میں میں پہلے اس میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں، جو بائیڈن تھے، جن کے ہوتے ہوئے غزہ کی جینوسائیڈ شروع ہوئی، انہوں نے بالکل روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ ادھر کے لبرلز بھی، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑے یہ لیفٹ کے ہیں، حالانکہ وہ خیر لیفٹ کے تو نہیں، برنی سینڈرز ٹائپ بھی، ان کا بھی اگر آپ اسرائیل کے اوپر پوائنٹ آف ویو سنیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسا ٹرمپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں وہاں پر آپ یہ سمجھے، اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تو آلموسٹ ساری کی ساری پرو زائنس، پرو اسرائیل ہے، تو ادھر تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کو یہ سمجھا رہا ہوگا۔ ہاں، وہاں پر یہ رپورٹ ضرور رہی کہ ان کی فوج نے یا ان کی انٹیلیجنس نے انہیں کہا کہ یہ والے ہمارے اہداف پورے نہیں ہوں گے، ایران میں جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح ہوگا، ہمیں بہت نقصان ہوگا اس جنگ کا، وہ ان کے اپنے انٹرنل اسیسمنٹ تھی، وہ کوئی ایڈیولوجیکل اسیسمنٹ نہیں تھی۔ ایڈیولوجیکلی امریکہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ بھی اتنا ہی اینٹی ایران ہے جتنا اسرائیل۔ ہاں، جو آپ بات کر رہی ہے، کیونکہ جب سے غزہ میں جینوسائیڈ شروع ہوئی تو خاص طور میں اس پہ پہلے ہی بات کر چکی ہوں کہ ویسٹرن میڈیا نے تو اس کو تھرو آؤٹ وائٹ واش کیا ہے لینا، کیونکہ یہ آج سے تو ہو نہیں رہی ہے، پچھلے 2.5 سال تو ہمیں نظر آئی نا سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہمیں کبھی یہ اصلیت
असलियत भी ना पता चलती। हालांकि रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की, बाकियों की, कि जो इजराइल पहले भी कर रहा था वो भी यही थी सब कुछ। I mean, I get what you're saying, लेकिन सवाल इसलिए बनता है या तजस्सुस इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा कि ये हालिया दिनों में जो बड़े स्टॉन्च इसराइली सपोर्टर्स थे, या जो पूरे के पूरे इसराइल कर रहा है इतने सालों से गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, उसके बड़े स्टॉन्च सपोर्टर्स थे, उन्होंने अपना व्यू बदला और उन्होंने बड़े खुल के कहना शुरू कर दिया कि इसराइल सही नहीं कर रहा, गलत एजेंडा है और अमेरिका को उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं जिन जो कहते हैं कि ये जेनोसाइड हो रही है, ये नस्लकुशी नहीं होनी चाहिए, वो ये है। उसके अलावा कोई नहीं, या वो है जो कहते हैं कि वो इजराइल की परसेप्शन क्योंकि इतनी लो हो गई है कि जितने भी सर्वेज आए हैं आप देखें कि अमेरिकी अवाम के अंदर उनके बारे में क्या है, पूरे वेस्टर्न दुनिया हर जगह पर उनका क्या है, तो इस वजह से वो परसेप्शन उनकी ठीक करना चाहिए कि वो ये मैनेज नहीं हो रहा। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका जैसियत के अंदर तो अवाम की जो राय है उसका असर होता है इलेक्टोरेट पे, और उसका असर होता है जो अवामी नुमाइंदे डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर, तो किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू नो। लेकिन हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने राय जानी, सारा पैनल इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक है कि ये जो दबाव है, मकासद इसके कुछ भी हों, लेकिन ये दबाव ना तो काम कर सकेगा ज़्यादा और ना इसकी ज़्यादा कोई हैसियत या इसके कोई मानी है। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब से करते हैं पहला सवाल। साफ़ी साहब, ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि अफ़गान तालिबान ने गैर रस्मी तौर पर ये पाकिस्तान को पैगाम दिया है, या ये दावा किया जा रहा था कि उनके एक हाई ऑफिशियल की तरफ से ये बयान जारी हुआ है कि टीटीपी को ख़बरदार करते हैं, पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं, बसूरत दीगर तालिबान की हिमायत से महरूम हो सकते हैं जो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अब हमें पता है पाकिस्तान ने इससे मुतल्लिक इस्लामाबाद में फॉर्मली एक वजाहत भी मांगी अफ़गानिस्तान से कि ऐसा बयान है या नहीं है, लेकिन मुतज़ाद इत्तलात भी आ रही हैं और ये कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद भी नज़र आता है हमें कमिटमेंट और रिटन कमिटमेंट के दरमियान में जो मामला है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, एक बात तो ज़ुबानी तौर पर जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं उसके दौरान तालिबान ये कहते हैं कि हमारी सरज़मीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन तालिबान टीटीपी से मुतालिक स्पेसिफ़िक इस तरह की का बयान देना या फिर काबिल तस्दीक इक़दामात करना, इस पे अफ़गान तालिबान तैयार नहीं होते। और जो अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं तो उसको सारी टीटीपी उनको अपना अमीरुल मोमिनीन मानती है, और इनके जितने भी टीटीपी के अमीर होते थे, बैतुल्ला महसूद थे या हकीमुल्लाह महसूद थे, मौलाना फजलुल्लाह थे, और अभी जो मुफ्ती नूर वली है, तो वो अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की बैत कर चुके होते हैं, यानी उनका हुक्म इनके लिए वाजिब है कि उसको माने। तो अगर इस तरह का हुक्म उन्होंने दिया होता तो मेरे ख़्याल में उसके बाद तालिबान टीटीपी वाले कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। किसी से इशू से मुतालिक भी अगर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म उनको मिले तो उससे फिर ये लोग सरे मुँह भी इन्हराफ नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, जो तालिबान के अपने कंटेक्ट के ज़राए हैं या उस तरह अलमारा का फ़ोरम है, तो मुझे तो अभी तक उन ज़राए से इस तरह की कोई ख़बर नहीं मिली है कि अमीरुल मोमिनीन जो तालिबान के हैं उन्होंने इस तरह की कोई हिदायत दी हों। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर उनकी तरफ से हिदायत आ जाए तो वो फिर कोई इसी तरह ज़राए से और इन चीज़ों से नहीं होगी, वो फिर कुल के होगी। अगर उनकी हिदायत आई है तो वो कुल के अफ़गान हुकूमत जारी कर सकती है। तो अफ़गान हुकूमत ने तो ऑफिशियली मीडिया को जारी नहीं किया है, ना ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ आई है, ना अलमारा की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ आई है। तो मैं तो इसलिए इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। अच्छा साफ़ी साहब, बस गुफ्तगू के गर्ज से अगर ऐसा कोई बयान आता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये स्टेटमेंट है ना कि हमें रिटन लिख के दिया जाए,
तो अगर कोई लिखत पढ़त में नहीं दिया जाता और इस तरह का कोई बयान भी दिया जाता है अमीरुल मोमिनीन या फिर उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से, तो उसकी हैसियत होगी और आपको लगता है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को काबिल कबूल होगा? जी बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जितने भी टीटीपी वाले हैं वो उनके अमीर वो बैत कर चुके हैं अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की, और शरई लिहाज से बैत की बड़ी गैर मामूली अहमियत होती है। उससे फिर अमीरुल मोमिनीन के अहकामात से इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। यानी आप समझते हैं कि अगर सिर्फ बयान भी आ जाता है किसी लिखत पढ़त में, तो अगर डायरेक्टिव की जगह उनकी तरफ से इस तरह का कोई फतवा आया, कोई बयान आया, तो फिर टीटीपी वालों को उन्हें मानना पड़ेगा। सर टीटीपी वालों को तो मानना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कहता है ना कि अफगानिस्तान गारंटी ले तालिबान की और तालिबान कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे इसकी। तो अगर इस तरह का कोई बयान आ जाता है तो वो क्या गारंटी के बराबर होगा, और क्या इस तरह का कोई बयान पाकिस्तानी मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात होते रहे तो उन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की तजवीज़ कई बार दी जा चुकी है, और कि अमीरुल मोमिनीन की तरफ से इस तरह के वाज़ेह अहकामात आने चाहिए। क्योंकि जब अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई गड़बड़ हो, तो पाकिस्तान की तरफ से उनसे यही कहा जाता है कि फिर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से वाज़ेह अहकामात क्यों नहीं आते। तो अगर उनकी तरफ से आ गए तो मेरे ख्याल में उस पर पाकिस्तान मुतमईन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। अब देखते हैं कि क्या इस अफगानिस्तान की तरफ से जवाब आते हैं। ऑब्वियसली उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। इरशाद भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, वफाकी हुकूमत ने सिविल ब्यूरोक्रेसी में शफाफियत एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए नए कवायद नाफिज किए हैं। इनके तहत सिविल सर्वेंट्स की गैर मुल्की या दोहरी शहरियत को छुपाना मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आएगा। गलत मालूमात देने, हक़ाइक़ छुपाने पर मुलाजमत से बरतरफ भी किया जा सकता है। ये मौसर कदम होगा? मैडम शेख, मैंने भी सुना है कि सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं, सख्त ज़ाब्ता इखलाक नाफिज कर दिया गया है। मतलब अब गैर मुल्की शहरियत बताना होगी, और या अगर आप लेना चाहते हैं तो पेशगी इजाज़त लेना होगी, और मालूमात अगर आपने जानबूझकर गलत दी तो मिसकंडक्ट भी है और मुलाजमत से बरतरफ भी हो सकते हैं, और असासों की भी तफसीलात आपको बताना होंगी, और मफादात का टकराव और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना होगा आपको, और ज़ाती मफाद के लिए आप अपने ओहदे को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैडम शेख, अब मैं हैरान होता हूँ कि यानी एहतसाब किसने करना है इस मुल्क में? कौन है जो इस काबिल है कि जो एहतसाब कर सके? क्या कोई है इस वक्त जो सारे इक़्तिदार में है, ये इस काबिल हैं कि किसी का एहतसाब कर सके? ये सारा कुछ जो कुछ भी अभी आपने भी पढ़ा, मैंने भी, इसका मकसद बताया गया शफाफियत को यकीनी बनाना, एहतसाब को यकीनी बनाना। तो शफाफियत है इस हुकूमत में? एहतसाब जिनका होना था वो तो जिन पर फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। तो क्या ये बालातर हैं इस सारे कवानीन से? क्या इनकी बाहर साथ साथ बर्रे आज़मों में घर नहीं है? और जब यानी एक फहरिस्त पहले आई थी ब्यूरोक्रेट्स की कि पता नहीं हज़ारों लोग दोहरी शहरियत रख रहे थे, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान दिया कि पुर्तगाल में शहरियत ले रहे हैं। तो आप सारों के अकाम में, पनाम में, और ये सारे एवनफील्ड, सरे महल, और जो दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स, स्विस लीक्स, ये क्या है? आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? आपने नहीं बनाया इस ब्यूरोक्रेसी को सियासी, आपने नहीं किया इस ब्यूरोक्रेसी को ख़राब, आपने नहीं कहा कि ये मेरा अफसर है, ये तेरा अफसर है। मुझे कई अफसर मिले हैं जो आज OSD हैं 4 साल से। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो उस्मान बुज़दार के साथ थे। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के साथ उन्होंने सर्विस की है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश किया। कितने कवानीन और नाफिज कर लेंगे? लिस्ट अगर मिसाल के तौर पे कोई ब्यूरोक्रेट है, उसने दोहरी शरीयत है, उसने बता दिया, तो फिर आप क्या कर लेंगे उसका? क्या आगे कुछ है? उसको नौकरी से निकाल देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे उसकी नौकरी? तो फिर तो समझ आती है। अगर उसने बताना है, उसने कहा मेरे पास इतने असासे हैं, मैं यहाँ फलां मुल्क का शहरी हूँ, तो फिर क्या होगा? तो ये सारे ऐसे, जब तक मैडम शेख इस मुल्क में याद रखें,
ऊपर से कुर्बानी नहीं होगी, ऊपर से एहतसाब नहीं होगा, ऊपर से लोगों की धुलाई सफाई सुथराई नहीं होगी, नीचे कुछ भी नहीं होगा। ये सारे बना लें जितने कवानीन, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जब आप खुद साफ नहीं है, नीचे क्या शफाफियत होगी? जब आप खुद काबिल एहतसाब नहीं है, होना चाहिए था, नीचे आपको क्या नहीं लगता है कदम मौसर साबित होगा? थैंक यू सो मच भट्टी साहब। एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, वापस दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक। महमल, आपसे सवाल ये हो रहा है कि कुछ रोज़ पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने NFC अवार्ड में तरमीम या तब्दीली का इंदिया दिया और ये कहा कि आबादी में कमी लाने वाले सूबों को वसाइल में ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। कैसी तजवीज़ है? मेरा ख्याल है एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ अर्सा पहले इसी तरह की राय का इजहार किया था या इस तरफ इशारा किया था। जी देखिए लीना, मेरी नज़र में मैं इससे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि 4 जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की। एक तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी इकॉनमी है, दूसरा दहशतगर्दी है, फिर क्लाइमेट चेंज है, और ये जो पॉपुलेशन बल्ज और जो ग्रोथ हो रही है, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट को इंसेंटिवाइज करना बहुत एक अच्छी सजेशन है, एंड आई होप कि दे गो अहेड विद इट और ये करें। आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले शहजाद इकबाल साहब ने जो है इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था कि जिसमें जो नंबर्स बताए गए थे वो बड़े आई ओपनिंग है मेरे लिए। तो मतलब मैं वो सुनकर जो है वो बड़ी हैरान भी हुई कि देखिए पाकिस्तान में हर साल जो है वो 60 लाख बच्चा जो है वो पैदा होता है। आप सोचे कि न्यूजीलैंड की तो पॉपुलेशन यानी कि उससे उसकी आबादी से ज्यादा हमारे यहाँ साल में बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, इनमें से जो 15 लाख बच्चे हैं, यानी कि आप कह लें कि जो 25% है वो अनप्लान्ड होते हैं। तो अगर आप पॉपुलेशन मैनेजमेंट करें थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आप ये 25% को तो वैसे ही जो है कम कर सकते हैं। फिर लीना, जो ये NFC के ऊपर जो ये बात हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि पॉपुलेशन वेटेज पे जो होता है, तो उसमें तो यही है ना कि आपने बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ने को एक तरह से इंसेंटिवाइज किया हुआ है। हाँ, जितनी आबादी ज्यादा होगी उतना आपको ज्यादा मिलेगा। ये तो उल्टा है। तो अगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट को इंसेंटिवाइज करेंगे तो उससे तो पूरे मुल्क का फायदा होगा ना। तो ये चीज तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये करें। अच्छा, दूसरी जो एलिना मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के ऊपर ना हमें खुल के मेरे ख्याल में बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, आप देखें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एड्स नहीं चल सकते, यानी उसको जो है बेसिकली एक फहाशी और उसमें डाल दिया, हालांकि वो एक जरूरी चीज है। आप किस तरह के रूल्स हैं। अच्छा, ईरान में ये नंबर जो हमारे यहाँ शायद ये 35% है लोग इस्तेमाल करते हैं, ईरान के अंदर ये 77% तक है, बांग्लादेश में 68% है। अब ये मुसलमान मुल्क हैं, वहां पर भी ये चीजें, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक मेडिकल मिथ्स भी है, दूसरी तरफ जो है कल्चरल और रिलीजियस मिथ्स भी बना देते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं वक्फे को और उसको डिस्करेज करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम चीज है कि इसके ऊपर ओपनली डिस्कशन होनी चाहिए, हमारे मीडिया के अंदर भी, हमारी हुकूमत की तरफ से भी, और हमारे एड्स भी ये चीजें चलने चाहिए। और दूसरा ये कि हमारी इंडस्ट्री को भी लोकल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए इतनी ड्यूटी है कॉन्ट्रासेप्टिव जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर बहुत जो है वो कम बनती है, और उसके बाद जो बनते हैं वो आप जो आते हैं बाहर से उसके ऊपर आपने अपनी ड्यूटी लगाई होती है, तो वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको वैसे बताऊं, यहाँ पर सिर्फ इंपोर्टेड नहीं, लोकल आपको बड़ी रेडिली अवेलेबल है। जिस सब सितारा वगैरह के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऑप्शंस हैं वो बड़ी आम अवेलेबल हैं और बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। Would you believe, अब मैं आपको बताती हूँ, हम सहाफ़ी बरादरी अमूमन ये कहा जाता है कि बड़ी पढ़े लिखे हैं और बाशऊर हैं और पता होता है। I personally know a woman, वो सहाफ़ी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और उनको ECP यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में पता नहीं था, और मैंने उनको पहली दफ़ा मैंने जिक्र किया तो वो हैरान हो गई, कहती अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। So बेसिक लैब की भी बात कर रही हूँ ना, बेसिकली कॉन्डम्स की भी मैं बात, यहाँ पर हमारे यहाँ जो है बात नहीं ज्यादा होती है। आप पिल्स की बात करिए, पिल्स के क्योंकि कई लोगों को कई अच्छा टैबू भी बहुत है, भी होते हैं, तो वही टैबू भी बहुत है ना। ओवरऑल वो पिल हो, वो कॉन्डम्स हो, वो कोई भी चीज हो, उसके ऊपर इतनी ज्यादा हमें बात करते हुए कि उसको हिचकिचाहट, शर्म, लोग कहते नहीं करो, क्या है के अंदर लीना एड्स जो है वो ब्राउन पेपर में दिए जाते हैं, ब्राउन पेपर बैग में, यानी एक औरत के पीरियड्स को टैबू सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो उस मुल्क में जाहिर बात है कॉन्डम्स अगर आप खरीदने जाएं और खासतौर पर कोई खातून लेने जाए शादीशुदा, तो उसको भी जिस नजर से देखा जाता है, जिस ये बड़ी बात की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑनेस्टली ये इस बड़ी जजमेंटल नजरों से देखा जाता है, ओ कोई गलत काम हो रहा है शायद, पता नहीं क्या। बिल्कुल
एग्जैक्टली तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और ये एब्सोल्युटली 100%। थैंक यू सो मच महमल फॉर दिस। मोहम्मद अली साहब से सवाल करते हैं। मोहम्मद अली साहब, पीट हेगसेथ अमेरिका के वज़ीर जंग, उनका बयान एक कॉन्फ्रेंस में बड़ा ज़ेर गर्दिश है, जिसमें वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और अमेरिका के इन दोनों ममालिक से ताल्लुकात का मवाजना करते हैं और फिर कहते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो करीबी ताल्लुकात अमेरिका के डेवलप हुए हैं वो उसको बड़ी इंटरेस्टिंग निगाह से और उसको बड़ी कीन नज़र से देखते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका के माजी में पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं, डूबोर का मुतालबा भी होता रहा है, गर्म सर्द भी रहे हैं। ये जो नए ताल्लुकात या पीट हेगसेथ जो अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बत का हवाला दे रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? इसके लिए पाकिस्तान को किस तरह से मैनेज करना चाहिए या पाकिस्तान को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये बात एक हकीकत है कि अमेरिका जो है इंसानियत की तारीख की सबसे पावरफुल रियासत है। खुशहाली के एतबार से भी, वसाइल के एतबार से भी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर के एतबार से भी। तो उसके साथ खुशगवार ताल्लुकात रखना पाकिस्तान की एक नेशनल सिक्योरिटी की एक कंपल्शन 3 वजूहात से। एक तो ये कि पाकिस्तान जो है उसके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप रखना चाहता है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ ताउन के मामलात और मौक़े मैसर आएँ सिक्योरिटी में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी की एक्सेस के हवाले से। दूसरी चीज़, हमारी माशी मामलात में अमेरिका के साथ मौजूदा जो सिचुएशन है पाकिस्तान की माशी, उसके हवाले से सबसे क्रिटिकल रिलेशनशिप 2 एतबार से है। एक तो ये कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका है और हम चाहते हैं और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि इन एक्सपोर्ट्स में मजीद इजाफा हो और मार्केट एक्सेस हमारी सनती शोबे को, हमारी जो खासतौर पर टेक्सटाइल है वो बढ़े। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो हमें चूंकि बदकिस्मती से बहुत दफा IMF और वर्ल्ड बैंक से रुजू करना पड़ता है, तो उसमें भी अमेरिका का असर रसूख एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है जब भी पाकिस्तान को रिलीफ चाहिए होता है आलमी माशी इदारों से। और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो मैं समझता हूं कि जनरली भी अब अमेरिका लास्ट ईयर पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की भारत के खिलाफ जंग में, अब पाकिस्तान को और मशरिक़ वुस्ता में जो कोशिशें हैं उस हवाले से बड़ा अहम रोल देखता है मुस्लिम दुनिया के एक लीडर के तौर पे, एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे और अमन की कोशिशों में। जिस तरह पहले भी मैंने गुजारिश की, एक जानिब नेतन्याहू साहब हर दफा इस मशरिक़ वुस्ता की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है वो मुसलसल देर आम के लिए कोशिशें मशरिक़ वुस्ता में कर रही है। उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि अमेरिका उसको पूरे आलम इस्लाम और मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी एक लीडिंग रोल एक्सपेक्ट भी करता है पाकिस्तान से और उसको अप्रिशिएट भी करता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप अमेरिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें ये जो ताल्लुकात हैं नए, इनको सिर्फ अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका एज अ मुल्क इनके साथ ताल्लुकात के ज़ुमरे में देखना चाहिए, ये सिर्फ ट्रंप के साथ और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात हैं? बहुत अहम सवाल है। देखिए, क्विक आंसर इसका ये है कि हमारे ताल्लुकात ट्रंप साहब के साथ भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ ट्रंप साहब के साथ नहीं। हमारी एक बाई पार्टिजन इंगेजमेंट हमारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा एक जो चौथा एक ब्रिज है वो हमारी एक बहुत बड़ी वाइब्रेंट और एक्टिव डायस्पोरा जो अमेरिका में मौजूद है, जो कि खुद अमेरिका की तरक्की और खुशहाली में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 15,000 से ज्यादा हमारे डॉक्टर्स हैं वहां पे और मैं समझता हूं जिनकी कंट्रीब्यूशन का एतराफ जो है अमेरिका भी करता है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे माशी ताल्लुकात हों, माशरती ताल्लुकात हों, समाजी ताल्लुकात हों, तिजारती ताल्लुकात हों या दिफाई ताल्लुकात हों, ये तमाम डोमेन्स में हमें इससे इस्तेफादा करने की जरूरत है। और जिन मामलात पे अमेरिका ने हम पे दबाव डाला, फॉर एग्जाम्पल हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उसमें हमारी हर फौजी या सियासी क़यादत ने उस दबाव को बर्दाश्त किया और कौमी मफाद के आगे हम कभी भी नहीं झुके हैं। तो मैं समझता हूं हमें एतमाद के साथ और क्लैरिटी के साथ अमेरिका समेत दुनिया की हर ताकत से डील करना चाहिए। लेकिन आखिरी बात कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी मुल्क से, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, कि हमारे दाखिली और माशी मसाइल जो है वो कोई एक ताकत आके फौरी तौर पे हल कर देगी। ये अगर हमारे घर के मसाइल हैं तो वो हमने खुद ही हल करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब। आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।